हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएनए जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाए देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि सबकी क्वेश्चन लेना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे लेते हैं जिससे सबका भला हो सके। जिन लोगों के क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दिया हूँ, एक बार चैनल चेकआउट कर लीजिए। अगर बैटरी हेल्थ से रिलेटेड कोई आपके दिल में सवाल है या कोई और चीज़ से रिलेटेड सवाल है, तो कोई भी आपकी जो क्वेरी है वो यूट्यूब पे सर्च कीजिए और आगे नबील लिखिए। तो मेरा उससे रिलेटेड जो वीडियो आएगा आपके सामने, वो आपके डाउट्स क्लियर करेगा पूरी तरह से। तो दोस्तों चलिए हमारा क्यूएनए जो है जल्दी से शुरू करते हैं। पहला सवाल है शिवम सक्सेना का। ये बोलते हैं कि मैकबुक का सिलिकॉन जो लैपटॉप है, यानी कि हमारा जो M1 है, चाहे वो मैकबुक प्रो M1 हो या फिर मैकबुक एयर M1 हो, दोनों मेरे पास है, दोनों के वीडियो बना चुका हूं। तो इस पे ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, ये सारी जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर्स है, ये चलते हैं या नहीं, क्योंकि इनको खरीदना है। देखिए शिवम सक्सेना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी ये करंटली जो है ट्रांजिशन फेज में है। यानी कि इंटेल वाले जो मैकबुक्स अभी तक आ रहे थे या इंटेल वाले मैक्स आ रहे थे, उससे एप्पल का यहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है जहाँ पे वो पूरा अपना सिस्टम M1 पे लेके जा रहा है। तो अभी जो बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, उन्होंने M1 वाले जो मैक्स है उनके लिए अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए हैं, लेकिन ऑटो कैड वगैरह जो है अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, एज फार एज आई नो, जितना मुझे पता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड आप गूगल सर्च कर सकते हैं और उनके फोरम्स होते हैं, जैसे ऑटोडेस्क का फोरम है ऑटो कैड से रिलेटेड, उन पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और उसके जरिए से आपको पता चलते रहेगा कि इसके लिए उन्होंने डेवलप किया है या नहीं किया है। अभी करेंटली क्योंकि ट्रांजिशन फेज में है, तो अगर डेवलप करेंगे भी इनिशियली कुछ हिकअप्स आएंगे, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अगर अभी आपके पास करेंटली विंडोज़ या फिर इंटेल बेस्ड मैकबुक है तो उस पर रहिए। थोड़े दिन के बाद आप शिफ्ट करेंगे एज योर पर्सनल कंप्यूटर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी अगर आप इस पर शिफ्ट करेंगे और आपके पास दूसरा पुराना ऑल्टरनेटिव नहीं है, जैसे कि मेरे पास है, इंटेल वाला भी है, M1 वाला भी है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैं जो एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ इसके ऊपर वो कंप्लीटली डेवलप्ड बाय एप्पल है, तो वो चीज़ जो है 100% रेडी है इसके लिए। लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो अभी रेडी नहीं है, धीरे धीरे उनको रेडी कर रहा है एप्पल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अरीज का। ये बोलते हैं प्लीज बताइए कि अपडेट किस तरीके से करना चाहिए, मोबाइल पे डायरेक्टली वाईफाई के जरिए से करना चाहिए या पीसी के जरिए से या मैकबुक के जरिए से करना चाहिए, आईट्यून से क्या फर्क है, आप कैसे करते हैं। और iOS 14.2 में बैटरी ड्रेन का काफी इशू उनको आ रहा है। देखिए अरीज, मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट क्यूएनए में मैं बताया था इसके बारे में, थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। जो OTA अपडेट्स आता है, OTA का मतलब होता है ओवर दी एयर अपडेट्स, ये वाईफाई के जरिए से आपके फोन पे डायरेक्टली इंस्टॉल होता है। और ये अपडेट जो होता है इसका साइज होता है 100 MB, 200 MB, 300 MB, एक्सेप्ट फॉर वो अपडेट्स जो कि पूरा नया जब OS आता है, जैसे iOS 14 से iOS 15 पे जाएंगे हम लोग, उस टाइम पे 4-5 GB का अपडेट आएगा। या फिर जो लोग बेटा इंस्टॉल करते हैं वो लोग को जब GM वर्जन आता है उस केस में आते हैं। लेकिन रेगुलर सब लोगों को 100 MB, 150 MB, 50 MB इस टाइप के अपडेट्स देखने को मिलते हैं। और वही अपडेट जब आप iTunes से करेंगे, अपने पीसी से, मैक से, कहीं से भी, तो वो अपडेट का साइज जो है वो पूरा 4 GB, 5 GB का होता है। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट जो फर्मवेयर होता है वो आपके फ़ोन पे इंस्टॉल किया जाता है। वो मेथड जो है एक्चुअली थोड़ा सुपीरियर है इस वाले मेथड से। अगर आपको ओवर द एयर अपडेट करने पे, आपके वाईफाई के जरिए से फ़ोन पे डेली अपडेट करने से कोई इशू आ रहा है, जैसे आपने बताया कि 14.2 पे बैटरी ड्रेन का इशू आ रहा है, तो उस केस में आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि जो 4-5 GB का अपडेट आता है पीसी, मैक के जरिए से, उसको इंस्टॉल कीजिए अपने आईफोन पे। तो आपका इशू जो है मोस्ट प्रॉब्ली ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कुछ ना कुछ बग्स रहते हैं जब एक के बाद एक अपडेट्स आते रहते हैं। तो इस केस में अगर पूरा फर्मवेयर री इंस्टॉल किया जाए तो वो चीज़ सॉल्व हो सकती है। अगला क्वेश्चन है राजा का। ये बोलते हैं मेरे आईफोन में सीरी के लिए मैंने अपनी वॉइस से ऐड करके रखा है, लेकिन मेरे कजिन के वॉइस से भी सीरी एक्टिवेट हो जाती है, ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सीरी जो वॉइस रिकग्निशन है वो फेस आईडी जितना सिक्योर नहीं है। वॉइस रिकग्निशन है नॉर्मल सा, यानी कि मेरी आवाज़, देखिए अभी मुझे सर्दी हुई है, आपको आवाज़ अलग आ रही होगी, तो इस टाइम पे भी अगर मैं बोलूँ हे सीरी, तो ये जो है शुरू हो जाएगा, यहाँ पे सीरी की फंक्शनैलिटी यूज़ करने में मिल जाएगी। अगर मेरे घर में मेरी आवाज़ से सिमिलर आवाज़ वाले कोई लोग हैं, अगर वो भी बोले तो चालू हो जाती है। कभी कभी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर बोलता हूँ तो आपके फ़ोन्स पे भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो चीज़ एकदम सिक्योर है, एप्पल ने कभी ये चीज़ बोली भी नहीं है और वो चीज़ है भी नहीं। तो हे सीरी जो आप लोग बोलते हैं, आपके ब्रदर बोलेंगे, आपके फादर बोलेंगे, उससे वो एक्टिवेट होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपके घर की जो लेडी मेंबर्स है वो बोलेंगे तो आपकी आवाज़ से वो मैच नहीं होगी, तो वहाँ पे वो एक्टिवेट नहीं होगी। ये सवाल जो मैं ले रहा हूँ दोस्तों, ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था, क्योंकि जियो ने जो है इंडिया के अंदर अनाउंस किया है कि वो 2021 के एंड तक 5G लेके आएगा। तो ये सवाल पूछा है सिनान चिन्नू ने। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि 5G जो है इंडिया में 2021 के एंड तक आ जाएगा, तो अभी कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कि आईफोन 12 सीरीज लेना चाहिए 5G वाले, या फिर 4G सपोर्टेड आईफोन हम ले सकते हैं? मेरा आपको सजेशन यही है कि अगर बजट ज़्यादा नहीं है और एक फ़ोन को होल्ड ऑन नहीं करना चाहते आप 4 से 5 साल तक, तो आप 4G वाला आईफोन लेके अभी पैसे बचाइए। देखिए 2021 के एंड में 5G आता है या नहीं आता है। अगर आता है जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो हम लोग होप करते हैं कि आए और वो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर सकें। लेकिन वो आएगा सिर्फ सिलेक्ट सिटीज़ के अंदर, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होंगे उसमें भी बहुत ही सिलेक्टेड एरियाज़ होंगे ऐसे जहाँ पे वो आएगा, और धीरे धीरे एक्सपांड होगा पूरे कंट्री के अंदर, जिसको
ट्रांजिशन के लिए पूरा 5G के ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है साल 2 साल और लग जाए या साल भर तो कम से कम लगेगा। और 5G आने के बावजूद भी बहुत लोगों का सवाल ये है कि 4G वाले आईफ़ोन्स तो बेकार हो जाएँगे, उस पे नेटवर्क नहीं आएगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या? आज भी 2G वाले नोकिया के फ़ोन्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया के अंदर। अगर 5G का अनाउंसमेंट वाला वीडियो देखोगे आप मुकेश अंबानी का, तो उसमें भी उन्होंने बोला है कि आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग 2G और 3G नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। आपके फ़ोन में भी एज वाला नेटवर्क तो आता होगा, वो 2G नेटवर्क है। उसके बाद 3G नेटवर्क भी आता है बहुत लोग के फ़ोन में, 4G भी आता है। तो 4G, 3G, 2G जैसे चल रहा है, तो 5G आने के बाद भी 2G, 3G, 4G, 5G सब चलेगा। तो आपके 4G वाले जो फ़ोन्स हैं, वो यूज़लेस नहीं होने वाले इन एनी केस। और 5G आने के बाद सिर्फ 5G उनके ऊपर नहीं चलेगा, लेकिन 5G का ट्रांजिशन होने के लिए टाइम लगेगा, 5G फैलने के लिए टाइम लगेगा। उस केस में आप डिसाइड कर सकते हैं उस टाइम पे देखकर कि आपके एरिया में है या नहीं, आप यूज़ कर पाएँगे नहीं। उसके बाद आप प्लंज ले सकते हैं ज़्यादा पैसा दे के iPhone 12 सीरीज़ लेने का, क्योंकि iPhone 12 सीरीज़ इज़ वेरी, वेरी एक्सपेंसिव। अगला क्वेश्चन है सूरज कुमार का, बोलते हैं कि आप एयरपॉड्स मैक्स जो है एप्पल ने लॉन्च किया 60,000 के, क्या आप वो यूज़ करेंगे? बिल्कुल मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ओवर ईयर हेडफ़ोन्स का फ़ैन नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरे एयरपॉड्स प्रो भी है, वो वहाँ पे पीछे रखे हुए हैं। मैं अपने रेगुलर एयरपॉड्स जो 2 है वो इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल जो फिट होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं म्यूज़िक सुनने का शौकीन नहीं हूँ, मेरे फ़ोन में और कोई भी डिवाइसेज़ में म्यूज़िक नहीं होता। फ़ोन में ये वाले एक गाना मैंने डाल के रखा है, वो कुछ आपको डेमोंस्ट्रेट करना था एक अपडेट से रिलेटेड, इसलिए वो वहाँ पे पड़ा है, अदरवाइज़ मैं कोई गाने भी नहीं सुनता। तो इस वजह से मैं बड़े-बड़े जो हेडफ़ोन्स है उसका शौकीन नहीं हूँ। हाँ, एडिटिंग के टाइम पे हेडफ़ोन्स काम आते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे 60,000 के हेडफ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर अनबॉक्सिंग कर सका चैनल पे, आपको उसके फीचर्स बता सका मैं वो प्रोडक्ट लेके आके, तो बताने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ आप में से 99.99% लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ना वो प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाइट वुल्फ गेमिंग का। इन्होंने पूछा है कि एप्पल का जो बेटा वर्जन होता है और नॉर्मल जो स्टेबल वर्जन होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है? बेटा के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इसके बारे में बताइए। देखिए, बेटा के एडवांटेज ये होता है कि बेटा को आप जब इंस्टॉल करते हैं, तो जो रेगुलर यूजर्स होते हैं, जो नॉर्मल स्टेबल iOS वर्जन पे चलते हैं, जो अभी करंटली इस वीडियो को बनाने के टाइम पे iOS 14.2 या 14.2.1 पे चल रहे हैं, और बेटा वाले चल रहे हैं 14.3 पे, तो 14.3 के कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स जो है वो उनको इस्तेमाल करने मिलते हैं रेगुलर यूजर्स से पहले, तो वो चीज़ का वो मजा ले सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि जनरली देखा ये गया है कि बेटा वर्जन जो होता है उसमें रेगुलर स्टेबल वर्जन से ज़्यादा बग्स होते हैं, लेकिन अभी करंटली जो सिचुएशन चल रही है 14.2 और 14.3 के बीच में, उसमें वैसी चीज़ आपको देखने नहीं मिलेगी। लेकिन जब iOS 13 पे सब लोग थे और लोगों ने iOS 14 इनिशियली इंस्टॉल किया था, उस टाइम पे बग्स ज़्यादा होते हैं। तो बेटा वर्जन में बग्स ज़्यादा होते हैं, उसका फीडबैक जो यूजर्स है वो एप्पल को देते हैं, और एप्पल फिर वो चीज़ सुधार कर एक स्टेबल वर्जन नॉर्मल पब्लिक के लिए निकालता है। तो यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। आपको जिस किसी वर्जन पे रहना है आप रह सकते हो, दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस यही है कि एक में नए फीचर्स आपको जल्दी मिलते हैं यूज़ करने के लिए, और बग्स भी ज़्यादा मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्थक राज का, ये बोलते हैं कि एप्पल के ऑनलाइन स्टोर से मंगवाने पे कोई रिटर्न पॉलिसी 10 डेज का या 1 वीक का मिलता है अगर प्रोडक्ट पसंद ना आए तो? और फिल्मोरा गो और लुमा फ्यूजन में कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है? देखिए सार्थक, इंडिया के अंदर एप्पल का जो ऑनलाइन स्टोर है, ऑफलाइन स्टोर है, कहीं पे भी कोई भी इस तरीके की रिटर्न या रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं है अगर प्रोडक्ट पसंद ना आए तो। अगर 14 डेज के अंदर प्रोडक्ट के अंदर आपको कोई खराबी लगती है, तो उस केस में आप उनसे रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं। लेकिन जब दूसरे कंट्रीज में आप जाते हो, दुबई वगैरह में, वहाँ पे एप्पल स्टोर की ये पॉलिसी होती है कि नो क्वेश्चन आस्क्ड आपको रिटर्न करने का ऑप्शन मिलता है, पूरे पैसे आपके वो लोग वापस कर देते हैं अगर प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आए तो। इसलिए आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखेंगे जो दुबई में है, यूएसए वगैरह में है, दूसरे कंट्रीज में है, वो लोग एक साथ सभी कलर के मॉडल्स का जो है अनबॉक्सिंग करते हैं, एक साथ सारे आईफोन 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स लेके आके अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होता है रिटर्न करने का, तो उनका पैसा बर्बाद नहीं होता। अगर मैं वो चीज़ करने जाऊँ तो मुझे ये चैनल बंद करना पड़ेगा। रही बात फिल्मोरा गो और लुमा फ्यूजन की, तो देखिए फिल्मोरा गो और लुमा फ्यूजन दोनों के अपने एडवांटेजेस है। फिल्मोरा गो में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स मिलते हैं, जो एक रेगुलर यूज़र होता है, बेसिक यूज़र होता है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ हो सकती है। वो उन इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके काफ़ी अट्रैक्टिव यूट्यूब वीडियो बना सकता है। लेकिन जो यूज़र को थोड़ा एडवांस लेवल का वीडियो एडिटिंग चाहिए, जिसमें उनको कलर करेक्शन वगैरह करना है, तो उनके लिए लुमा फ्यूजन जो है एक बेटर सॉफ्टवेयर है। दोनों सॉफ्टवेयर अपनी अपनी जगह सही है। बेसिक यूज़र हो और ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स चाहिए, आपको सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, ये एनिमेशन वो एनिमेशन, तो यू शुड गो विथ फिल्मोरा गो। अगला क्वेश्चन है नईम मोमिन का, ये बोलते हैं कि फुल स्क्रीन वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर अच्छा रहेगा 12 सीरीज के लिए, या फिर नॉच कट वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर बेटर रहेगा? क्या नॉच कट वाला लगाने से कैमरा वगैरह पे स्क्रैचेस आ जाएंगे? देखिए, कैमरा पे स्क्रैचेस नहीं आते, क्योंकि आप स्क्रीन प्रोटेक्टर जब लगा रहे हो तो केस भी इस्तेमाल करेंगे, और केस इस तरीके से जो है उभरा हुआ रहता है, जो आपके स्क्रीन को और स्क्रीन प्रोटेक्टर को भी प्रोटेक्ट करता है। मैं पर्सनली नॉच कट वाला ही स्क्रीन प्रोटेक्टर प्रेफर करता हूं, क्योंकि मैं कैमरा की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, और ना ही फ्रंट फेसिंग किसी भी सेंसर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का फुल स्क्रीन गार्ड लगाते हो, जैसे राइनो शील्ड वगैरह का, थोड़ा महंगा आता है, 1,500-2,000 का,
तो उस केस में आपके जो फेस आईडी सेंसर है वो मैल फंक्शन नहीं करते। दोनों के लिए आप जा सकते हो, मेरी प्रेफरेंस है नॉच कट वाला ही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वकास मुसानी का। ये बोलते हैं कि आप जैसे वीडियो बनाते हो और वीडियो एडिटिंग करते हो, उस तरह की वीडियो एडिटिंग जो है मैकबुक एयर M1 वाले के ऊपर हो सकती है या फिर प्रो के लिए जाना जरूरी है? बिल्कुल भी प्रो के लिए जाना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट कल का जो वीडियो है मेरा मैकबुक प्रो M1 वाला, उसके अंदर जो मैंने वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग टेस्ट करके दिखाया आपको इंटेल वाले मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो M1 वालों के बीच में, तीनों के बीच में, तो उसमें फास्टेस्ट जो रेंडर किया था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो किया था मैकबुक एयर M1 ने। मैकबुक प्रो से भी ज़्यादा फास्ट जो है उसने रेंडर किया था। हो सकता है फ्यूचर में एप्पल इसकी क्लॉक स्पीड के साथ कुछ जो है फेरबदल करे और इसके पोटेंशियल के साथ करे प्रो वाले के, और उसको मैकबुक एयर से फास्ट बनाने। एज ऑफ नाउ अभी करेंटली मैकबुक एयर जो है वो ज़्यादा फास्ट रेंडर कर रहा है या फिर इक्वल स्पीड में रेंडर कर रहा है मैकबुक प्रो जैसा। कोई मतलब नहीं बनता कि आप मैकबुक प्रो M1 के लिए जाइए सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए, मैकबुक एयर में आपका काम हो जाएगा। इस बार का कमाल कर दिया एप्पल ने, जो प्राइस पॉइंट पे उसको निकाला है, इट इज़ एन अमेजिंग मशीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दीपक कुमार का। इन्होंने किसी भाई की वीडियो देखी है, टेक्निकल ही चैनल है, और वो बोल रहे थे कि आईफोन्स के ऊपर एप्पल जो है सॉफ्टवेयर अपडेट दे दे के उनको जो है स्लो बनाता है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? बैटरी यूजेज भी लिमिट कर देता है। ना बैटरी यूजेज लिमिट करता है, ना अपने फ़ोन्स को स्लो बनाता है एप्पल। ये जो आप चैनल्स देख रहे हो, मेरे हिसाब से इन चैनल वालों को आईफोन्स की नॉलेज नहीं है। एप्पल पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो अपने फ़ोन्स की परफॉर्मेंस स्लो करता है, जो कि वो कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि एप्पल का ऐसा बोलना है कि बैटरी का जो हेल्थ है जब ड्रॉप होती रहती है तो फ़ोन जो है अनएक्सपेक्टेड शटडाउन्स करता है। अब उसको हटाने के लिए, अब वो चीज़ से बाहर आने के लिए जो इल्ज़ाम लगाया गया था, एप्पल ने बैटरी हेल्थ का ऑप्शन दे दिया, जिससे एक और परेशानी हो गई लोगों की, बैटरी जल्दी-जल्दी ड्रॉप हो रही है। तो बैटरी हेल्थ और फ़ोन का परफॉर्मेंस अब आपके हाथ में दिया हुआ है, जहाँ पे अगर बैटरी हेल्थ सीवियरली ड्रॉप हो जाती है तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि पीक परफॉर्मेंस जो है आपके आईफ़ोन का, उसको आप रिड्यूस करें, यानी कि आप उसको स्लो बनाएँ। एप्पल उसको स्लो नहीं बनाएगा, और ये चीज़ साबित होती है हमारे पुराने आईफ़ोन्स वर्सेज़ नए आईफ़ोन्स के बीच में। जो मैंने स्पीड टेस्ट किया हूँ, चाहे आईफ़ोन 7 वर्सेज़ SE 2020 ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि पुराने आईफ़ोन्स आर नॉट स्लो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नितेश ठाकुर का। ये बोलते हैं कि एप्पल ने अपना मैगसेफ डुओ चार्जर जो है वो भी निकाला है। वायरलेस चार्जर पे आप आईफोन और आपकी एप्पल वॉच भी एक साथ चार्ज कर सकते हो। एक ही टाइम पर आईफोन और एप्पल वॉच चार्ज कर सकते हैं। कितने वॉट का पावर जो है वो देगा, दोनों डिवाइसेस एक साथ यूज़ करने पे, अलग अलग यूज़ करने पे? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उससे रिलेटेड मैं आपको जो है इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर आप मैगसेफ डुओ जो चार्जर आता है उसके साथ इस्तेमाल करेंगे 20 वॉट का फास्ट चार्जर जो एप्पल दे रहा है, जो बेच रहा है 1900 रुपये का, या कुछ प्रोडक्ट्स के साथ दे भी रहा है जैसे आईपैड एयर वगैरह, तो उस केस में आपको 11 वॉट की चार्जिंग ही मिलेगी, वायरलेस चार्जिंग आपके आईफोन पे और एप्पल वॉच के ऊपर। यानी कि फुल स्पीड में आप चार्ज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 14 वॉट्स की चार्जिंग चाहिए तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा 27 वॉट का चार्जिंग एडाप्टर, या उससे ऊपर वाला, जो ऑब्वियसली आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास मैकबुक है तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आप मैकबुक में कौन सा एडाप्टर इस्तेमाल करेंगे? तो मुझे नहीं लगता मैगसेफ डुओ जो है एक वर्दी वायरलेस चार्जर है। कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इट इज़ वर्दी, पैसे के हिसाब से नहीं, लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि रात में आपके साइड टेबल पे रखा हुआ है बैठ के, और आप अपना आईफोन वहाँ पे ड्रॉप कर देते हो, अपनी एप्पल वॉच पे रखते हो, तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वो उसको चार्ज करेगा। और सही है कि ज़्यादा फास्ट चार्जिंग की आपको रात में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डे टाइम में फास्ट चार्जिंग के बारे में सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से वायरलेस चार्जर जो है वो फास्ट चार्जिंग के लिए इतने अच्छे नहीं हैं, एटलीस्ट एप्पल के केस में। अगला क्वेश्चन है पार्थ मेहता का। ये बोलते हैं कि मैंने रिसेंटली आईफोन 12 लिया है, उसके बाद मैंने इंश्योरेंस भी करवाया है। अगर फ़ोन को कुछ हुआ तो वो लोग फ़ोन रिप्लेस करके देंगे, ना कि उसको रिपेयर करके देंगे। मैंने बोला एप्पल जो है फ़ोन को रिप्लेस नहीं करके देता, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। ग्लास बैक वाले जो आईफोन्स होते हैं उसमें 99% केसेस के अंदर फ़ोन को रिप्लेस करके दिया जाता है। देखिए पार्थ, आप जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके आईफोन के साथ एप्पल की वारंटी आती है, जिसके अंदर आपका फ़ोन में कोई भी खराबी आती है तो उसको रिपेयर या रिप्लेस करके एप्पल देता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। यानी कि प्रॉब्लम छोटी है तो रिपेयर हो जाता है, अगर प्रॉब्लम रिपेयरेबल नहीं है तो वो रिप्लेस कर दी जाती है। लेकिन आपने लिया है इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस जो होता है वो आपको फिजिकल डैमेज के ऊपर कवर देता है। आपका फ़ोन गिर गया, आपका फ़ोन टूट गया, आपका फ़ोन वाटर डैमेज हो गया, उस केस में वो आपको जो है या तो पैसे के फॉर्म में रिफंड करेंगे या फिर फ़ोन के फॉर्म में, जो भी उनकी पॉलिसी होगी उसके मुताबिक। अगर आपने एप्पल केयर प्लस लिया है देन दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, जिसके टर्म्स एंड कंडीशन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो कंफ्यूज मत होइए, वारंटी सभी को मिलती है, रिपेयर और रिप्लेसमेंट सभी को मिलता है, लेकिन आपने ली है इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस इज अ डिफरेंट थिंग। अगला क्वेश्चन है जितेश पुजारी का। बोलते हैं कि एप्पल के पास जो है सभी आईफोन्स का डेटा होता है ओनर का, ऐसा किसी यूट्यूबर ने उनको बोला है, तो स्पॉन्सरशिप नहीं होता।
और फॉरेन से अगर शिप होता है तो वो डेटा की वजह से आपको वो फ़ोन मिलेगा तो वो उसके नाम पे चढ़ा हुआ होगा। तो फिर अब हम क्या करें? सेलिब्रिटी से ले, कहीं और से ले, क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, सेलिब्रिटी से ले, एप्पल स्टोर से ले, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहाँ पे जो आपको उन्होंने यूट्यूबर ने बात बताई होगी, शायद आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं या फिर उन्होंने सही से बताया नहीं होगा। जभी भी हम जाते हैं किसी स्टोर के अंदर यूएस में या फिर दुबई में और वहाँ पे जाके हम फ़ोन लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारे नाम का बिल बनता है। इंडिया में भी हमारे नाम का बिल बनता है और वो इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर्ड रहती है कि यार ये फ़ोन जो है इस बंदे ने लिया है, उसका आईएमईआई नंबर, सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है और इट इज़ फॉर सिक्योरिटी पर्पस। लेकिन अगर आप इंडिया में लेके आते हो फ़ोन, आपके पास वो बिल है, आप जाते हो सर्विस सेंटर में, आप बिल दिखाते हो, फ़ोन दिखाते हो तो आपको वारंटी मिलती है। बिल नहीं दिखाने पे भी वारंटी मिलती है, लेकिन अभी कुछ-कुछ सर्विस सेंटर जो है वो नाटक करने लगे हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। एप्पल की जो आईफ़ोन्स है उसकी वारंटी ऑनलाइन होती है। आपको जहाँ से कन्वीनिएंट है, जहाँ से आपको सही लगे, आपका दिल जो है जहाँ से माने कि हाँ, मैं पैसा दे रहा हूँ तो सही चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ से लेके वहाँ से आप प्रोडक्ट लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और प्रिपेयर्ड रहिए, जो भी चीज़ आप ले रहे हो वो चीज़ क्या है वो सोच समझ के प्रोडक्ट लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रितेश का। रितेश बोलते हैं कि आईफोन 10R है मेरे पास, क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए आईफोन 11 पे या फिर 12 के लिए जाना चाहिए? आप बताइए। आईफोन 11 के बारे में कुछ बताओ प्लीज़ नबील भाई, लव फ्रॉम नांदेड़। रितेश मेरे भाई, देखो आपके पास जो आईफोन 10R है इट इज़ अ वेरी नाइस फ़ोन। अगर आपको कैमरा में अपग्रेड चाहिए तो ही उस केस में आपको आईफोन 11, आईफोन 12 के लिए जाना चाहिए, जिसमें आईफोन 12 आपको बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस देगा 10R, 11 और 12 के बीच में। लेकिन अगर आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कैमरा की और कैमरा 10R का भी डिसेंट आपको लग रहा है, जो कि है भी, तो आपको अननेसेसरी अपने पैसे बर्बाद करके ये वाले फ़ोन्स लेने की ज़रूरत नहीं। आईफोन 10R में आपको बैटरी अच्छी मिल रही है, कैमरा अच्छा मिल रहा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलता है आईफोन 11 से। तो मैं अगर आपकी जगह होता और मेरा यूट्यूब चैनल नहीं होता तो मैं कभी भी अपग्रेड नहीं करता आईफोन 10R से आईफोन 12 पे या 11 पे भी, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर और भी अच्छे आईफोन्स आएंगे और ये जो आईफोन्स अभी आप देख रहे हो इनका प्राइस भी कम होगा। तो 10R अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है तो चेंज मत करो। पैसा ज़्यादा है तो फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, प्रो मैक्स भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा है अंकुश त्यागी ने, बोलते हैं मेरे पास आईफोन 12 प्रो है, मैकबुक प्रो है, दोनों में एक ही एप्पल आईडी है और मेरे एयरपॉड्स प्रो जो है वो ऑटोमेटिक स्विच नहीं कर पा रहे हैं। मैंने सर्विस सेंटर भी पूछा, उन्होंने भी सही से नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए मेरा क्वेश्चन लीजिए। सर्विस सेंटर वाले क्यों बता नहीं पाते मेरे समझ में नहीं आता है। वो एप्पल में काम करते हैं, मैं एप्पल में काम करता हूँ, ये भी बात मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। अंकुश आपको क्या करना है, आपके कान में आपको एयरपॉड्स पहना और आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैंने एयरपॉड्स प्रो जो है मेरे पहने हैं कान के अंदर। आपके कान में एक बार आपने एयरपॉड्स प्रो आपके पहन लिए अपने आईफोन से, यू हैव टू मेक श्योर कि वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पे टैप कीजिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एयरपॉड्स प्रो जो है आपके आईफोन से कनेक्टेड है, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो दिख ही रही होगी। इसके बाद जाइए सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर जाइए आप ब्लूटूथ में और ब्लूटूथ में यहाँ पे आपके जो एयरपॉड्स प्रो है उसके आगे जो आई बटन है उस पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएगा कनेक्ट टू दिस आईफोन लिखा हुआ, तो इस पे ऑप्शन है ऑटोमेटिकली या फिर व्हेन लास्ट कनेक्टेड टू दिस आईफोन, तो इसको ऑटोमेटिकली कर दीजिए। सेम चीज़ आप मैक पे भी कर लीजिए, तो आपके जो एयरपॉड्स है ये ऑटोमेटिक स्विच करने लगेंगे। बट यू हैव टू मेक श्योर कि एयरपॉड्स और आपका आईफोन और आपका मैकबुक सारी चीज़ जो है लेटेस्ट फर्मवेयर पे है। ऐसा नहीं कि आपका जो आईफोन है वो किसी पुराने फर्मवेयर पे चल रहा है, एयरपॉड्स किसी पुराने फर्मवेयर पे चल रहे हैं। वैसे आईफोन 12 प्रो है तो लेटेस्ट होगा ही। अगला क्वेश्चन है टाइटैनिक का, ये बोलते हैं आपको नहीं लगता कि गैलेक्सी की नोट सीरीज जो है वो एक फुल पैकेज है, क्योंकि उसके साथ एस पेन फ्री मिलता है और एस पेन से मैं नोट्स वगैरह ले सकता हूँ, कुछ ऑर्डर लेना होता है तो उसके लिए बेटर होता है। तो आपको क्या ये नहीं लगता कि आईफोन से वो बेटर एक फुल पैकेज होता है? मुझे ये चीज़ नहीं लगती, आपको लगती है, क्योंकि आपको उसके साथ एस पेन मिलता है जो आपके लिए बेनिफिशियल, लेकिन मेरे लिए एस पेन बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं लगता कि इतना छोटा सा पेन है, वो इतनी छोटी स्क्रीन पे मैं उस पर स्क्रिबल करूँ। हालांकि वो एक अच्छी चीज़ है और जो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं वो लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, जिसको मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि एक टेक्नोलॉजी अगर किसी का बेनिफिट करती है देन दैट इज़ अ रियली नाइस थिंग, और वो अपने आप में अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे पर्सनली आईफोन एज अ फोन ओवरऑल एक बेटर डिवाइस लगता है। अभी ऐसा होता है कि हमको कोई चीज़ पसंद इतनी नहीं है जितनी दूसरी पसंद है, लेकिन क्योंकि उसके साथ एक और चीज़ फ्री हमको मिल रही है तो हम जस्ट बिकॉज वो चीज़ हमको फ्री मिल रही है तो उसके लिए जाए, तो ऐसा तो मैं इस बात पे अग्री नहीं करता हूँ। जैसे आईपैड जो है गैलेक्सी के टैब से बेटर है, लेकिन गैलेक्सी के टैब में पेंसिल मिलने की वजह से साथ में फ्री में बहुत लोग उसके पास चले जाते हैं, तो ये भी चीज़ जो है मुझे सही नहीं लगती। हर एक की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, आपके केस में गैलेक्सी नोट बेटर है, मेरे केस में आईफोन बेटर है। अगला क्वेश्चन है सुदीप्ता मंडल का, ये बोलते हैं कि 12 प्रो मैक्स लिया है, 3 वीक हो गए, एक इशू आ रहा है डिस्प्ले और साइड का जो फ्रेम है मेटल का, स्टेनलेस स्टील का, उसके अंदर उनको गैप नजर आ रहा है और धूप में देखने पे, लाइट पे देखने में उसके अंदर से जो है लाइट पास हो रही है फ्रेम के बीच में से, और ये इशू जो है बहुत लोग को आ रहा है। मैंने एप्पल सर्विस सेंटर में पूछा तो उन्होंने बताया अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, अगर एप्पल बोलेगा रिप्लेसमेंट करने की तो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी देखा कि बहुत सारे फोन में, मेरे पास 3 आईफोन है और तीनों अलग अलग जगह से लिया, 3 आईफोन में 3 आईफोन 12 सीरीज की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज दूसरे आईफोन की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे। तो 12 मिनी जो है मैंने इंडिया से लिया था, 12
मैंने लिया था दुबई से, और 12 प्रो मैक्स जो है मेरा यूएसए वाला है, जो मैंने सेलिब्रिटी से लिया था। तीनों फ़ोन्स के अंदर मैंने चेक किया है, इस टाइप का जो पैनल गैप वगैरह है वो नहीं आ रहा है, और अगर आपके फ़ोन में आ रहा है देन दैट इज़ अ रियली बिग इशू, बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि उस केस में आपके फ़ोन में पानी वगैरह, डस्ट, सारी चीज़ें आराम से एंटर हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ है, तो इस मैटर को आप एस्केलेट कीजिए, इसको बढ़ाइए, और अलग-अलग एप्पल सर्विस सेंटर विजिट करके आप जो है चेक कीजिए कि किस तरीके से इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। मैं भी अपने एंड पे कोशिश करूँगा कि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिल सकती है, तो उससे रिलेटेड वीडियो बना के मैं अवेयरनेस ज़रूर पैदा करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, हमारे इस Q&A का आखिरी क्वेश्चन है मुजाकिर खान का। ये बोलते हैं कि मेरे पास iPhone 10 है, कैमरा सेटिंग के अंदर मिरर फेस का ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा, या मिरर सेल्फी कैमरा का ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा मेरे भाई, क्योंकि आपका iPhone 10 जो है iOS 14.2 पे चल रहा है। जिस वीडियो में मैंने बताया है कि मिरर फ्रंट फेसिंग कैमरा का ऑप्शन सारे पुराने आईफोन्स के सेटिंग में आ चुका है जिन पे iOS 14 चल रहा है, वो उन आईफोन्स के लिए है जो iOS 14.3 पे अपडेटेड है। अब 14.3 पे अपडेट कब हो पाएंगे? जब उसका स्टेबल वर्जन आएगा। जिन्होंने ऑलरेडी iOS 14.3 का बेटा वर्जन इंस्टॉल किया है, उनको वो ऑप्शन मिल गया है। आपको क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने बेटा वर्जन इंस्टॉल नहीं किया है। क्या आपको बेटा वर्जन अभी इंस्टॉल करना चाहिए? आपको बेटा वर्जन इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि स्टेबल वर्जन कल परसों में आपको देखने मिलेगा। तो जब iOS 14.3 आ जाएगा, तो मिरर फ्रंट फेसिंग कैमरा का ऑप्शन भी iPhone SE, iPhone 6s पुराना वाला से लेके आज के सभी आईफोन्स के ऊपर आपको देखने मिलेगा, और iPhone 12 Pro, 12 Pro Max में आपको मिलेगा एप्पल के Pro रॉ का सपोर्ट, जो कि iPhone 12 सीरीज के बाकी जो दो फोन्स है 12 और 12 मिनी, उस पे देखने नहीं मिलेगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। आपके दिल में जो भी सवाल है इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए। गुड बाय।